ओके, सो एसएचएम हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। मैंने बताया भी था एचएससी बोर्ड्स में भी हमारे एसएचएम टॉपिक है। तो आज थोड़ा सा हम बोर्ड्स से रिलेटेड डिस्कशन कर लेंगे। कंटेंट क्या क्या हमने कवर कर लिया है वो सारा देखेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे कि क्या क्या करना है। यार अब देखो, पॉइंट आता है कि आपको बुक रीड करना है। देखो सबसे पहला पॉइंट है बुक रीड करना है, तो जो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो रहेंगे वो बुक रीड कर लेते हैं, उनको कोई इशू नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बताऊं तो फुल रीड करने की आपको जरूरत नहीं है, फुल लाइन बाय लाइन रीड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक चीज प्रिपेयर है ऑलरेडी, क्या? नोट्स। नोट्स के अगर पॉइंट्स आपको पूरे प्रिपेयर है तो सिर्फ आपको ये मानो कि सिर्फ 25% बुक ही रीड करने की जरूरत है। और वो तो 25% क्या है वो मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, सो अच्छे से सुनेंगे कि यार क्या क्या करने की जरूरत होती है। और ये संडे वाला टेस्ट भी कैंसिल है, पोस्टपोन है, नेक्स्ट संडे टेस्ट रहेगा, तो आप पे टाइम काफी है। सो आप बोर्ड्स का भी कर सकते हो, रहेगा तो संडे को मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह बताता हूँ तो आप वो कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। 5.1 क्या है? इंट्रोडक्शन। ओके, अब यार इंट्रोडक्शन में पूरा स्टडी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बता देता हूँ इंट्रोडक्शन में क्या क्या बातें हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट है क्या कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, सबको पता है या नहीं? बताएं। भाई बताएं यार, ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, सबको पता है या नहीं? हाँ ओके, कोई डेफिनेशन बताए व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? यस ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन बताए एनीवन? ऑसिलेटरी से पहले एक टर्म आता है पीरियोडिक। तो पहला पॉइंट है पीरियोडिक मोशन, उसके बाद है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल है, मतलब ऑसिलेशन हो रहा है और स्मॉल एम्पलीट्यूड वाली ऑसिलेशन है, क्या? स्मॉल एम्पलीट्यूड वाली, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? वाइब्रेटरी मोशन। मतलब समझना है ऐसा क्यों, क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा सिंपल इसलिए है कि सपोज ये पार्टिकल है और मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट के अबाउट ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। तो ये पहले लेफ्ट की तरफ गया, सॉरी पहले राइट की तरफ गया, फिर वो लेफ्ट की तरफ गया और रिटर्न आ गया। ठीक, सोचो अगर यही ऑसिलेशन क्या रहे, स्मॉल एम्पलीट्यूड में हो, मतलब ऐसे ऐसे सिर्फ करे, तो इस टाइप की मोशन को हम क्या बोलेंगे? वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी। तो मुझे लगता है सारी चीजें क्लियर हैं, बट आप बताओ ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन? 1 मार्क क्वेश्चन बताएं। It is the type of periodic motion in which object returns from the same path. ऑब्जेक्ट रिटर्न्स फ्रॉम द सेम पाथ, एंड मैंने दो लिखाई हैं और दोनों ही लिखनी होती हैं क्योंकि उन दोनों से ही पूरी पिक्चर क्लियर होती है। एंड वी कैन कंक्लूड इट एज टू एंड फ्रो मोशन। Motion. या टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ओके, और ये जो बुक है, ये बुक का मैं आज पीडीएफ आप सब लोग को पोस्ट कर देता हूँ। सो अगर जिन लोगों ने बुक परचेज कर ली है, मतलब रेकमेंडेड तो है कि आप हार्ड कॉपी परचेज करके रखें, जिन लोगों ने परचेज कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया आज मैं ग्रुप पे इसका कॉपी पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोग उसमें से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑसिलेटरी का एक पर्टिकुलर टाइप है जिसे हम क्या बोलते हैं, एसएचएम। तो चले कोई डिफाइन करे, हाउ वी डिफाइन फॉर 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट यू विल राइट, व्हाट इज एसएचएम?
एनीवन? It is the oscillatory motion in which यस, it is proportional to displacement. इट इज Restoring force is प्रोपोर्शनल. Restoring force. restoring Yes, very good. Restoring force is proportional to the displacement and Opposite in direction. opposite in direction. बस अब बताओ यार, क्या बोर्ड्स में ज्यादा टेंशन है क्या यार? नहीं, थोड़ा सा डेफिनेशन लिखना, ये सब समझ में आना चाहिए। 5.1 क्लियर है या नहीं सबको? ओके, चलिए 5 गुड। 5.2 पे देखते हैं। 5.2 वही कि पीरियोडिक मोशन कैसे कैसे टाइप के हो सकते हैं, वो दोनों ही। तो 5.1 एंड 5.2 दोनों ही हमने यहाँ पर देख लिए हैं। 5.1 एंड 2 दोनों पे इसी पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेशन का डिस्कशन है कि यार एसएचएम क्या चीज है। ओके, फिर आते हैं 5.3 पे। 5.3 देखिए क्या है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब वही कि एसएचएम क्या है और उसका लीनियर वर्जन। तो लीनियर वर्जन मतलब आपको स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम दिखा देना है। तो यार याद है ना, मैंने भी स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम समझाया था क्या, कि ये मान लेते हैं रिलैक्स्ड सिचुएशन। दिखा आपको रिलैक्स्ड, तो क्या कोई फोर्स लग रहा होगा क्या? No, नहीं। sir. अब क्या किया, उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया, या फिर कोई एक ले लो, स्ट्रेच कर दिया। तो अगर आपने उसे स्ट्रेच किया तो स्प्रिंग फोर्स कैसा लगाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, और स्प्रिंग का फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोशन हो जाता है कि अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स टाइप का है, जो कि स्प्रिंग के केस में ऑलरेडी होता है। सो यहाँ से स्टार्ट होता है कि अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स है तो इस टाइप की मोशन को हम क्या बोलने लगते हैं? एसएचएम। और वहां से हम क्या रिलेट करते हैं कि F इज इक्वल टू के एक्स के बाद, F इज इक्वल टू के एक्स के बाद उसका एक्सेलरेशन लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? फोर्स अपॉन मास। सो के पे डिवाइड कर देते हैं किसका? m का। और बात करते हैं कि जब इसको एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये किसकी वैल्यू आ जाती है? ओमेगा स्क्वायर की। क्लियर? यहाँ पर देखिए एसएचएम की डेफिनेशन लिखी हुई है। सो मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, रीड करें क्या लिखा हुआ है। सबको एसएचएम की डेफिनेशन क्लियर रहेगी? Yes, sir. ठीक है, सो ये हो गई अपन की एसएचएम की डेफिनेशन। ओके, तो पहले पार्ट से कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है कि मतलब क्या है, सिर्फ इतना ही पूछता है कि व्हाट इज एसएचएम। अगर 1 मार्क का है तो सिर्फ डेफिनेशन लिख दो, और अगर 2 मार्क का है तो क्या और ऐड कर दो? Example. ये कि फोर्स ऐसा होता है, उसको मैथमेटिकली लिख दो, और एक्सेलरेशन ये होता है, यहाँ पर रिलेट कर दो, और इसको ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट करा देते हैं। ठीक है, ओके। फिर ये दिखाया हुआ है कि और कहाँ कहाँ पर एसएचएम देखने को मिल जाता है। ठीक, तो ए नंबर ऑलरेडी मैंने दिखाया हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट कर रहा होता है, तो अगर आप उसे थोड़ा सा भी ऐसे डिस्प्लेस करते हो इन या फिर आउट, तो वो क्या करने लगता है? एसएचएम। बोर्ड में सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने को आएगा, इसका फॉर्मूला नहीं आता है सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमने ऑलरेडी कर रखा है। बताए किसे याद है? कौन बता सकता है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के एसएचएम का फॉर्मूला टाइम पीरियड का? बताएं। 2.√m/a rho Lg. वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। रो लिक्विड इनटू जी, बहुत ही बढ़िया। और इसको थोड़ा सा और चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं? और 2.√ρ object by ρ liquid into L/g. अरे वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया। यार बाकी लोग मतलब क्या चल क्या रहा है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। सिर्फ आयुष ही थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करता रहता है। बहुत ही बढ़िया भाई, बाकी लोग भी थोड़ा सा लेक्चर में जिंदा रहा करो। चलो, तो यार ये तो बहुत ही बढ़िया था, ये बहुत ही बढ़िया, याद रहना चाहिए यार। अच्छा,
ये हो गया, बट बोर्ड्स में नहीं है ये, याद रखना। बोर्ड्स में टाइम पीरियड लिख भी मत देना फॉर्मूला, ठीक। बोर्ड्स का टीचर डर जाएगा क्या लिख दिया तुमने। चले वापस आते हैं। दूसरा, अगर एक यू शेप ट्यूब है, उसमें लिक्विड को मैंने बताया कि अगर हमने x डिस्टेंस कंप्रेस किया तो इधर और x आ जाता है, और इसका जो वेट ऑफ द लिक्विड है वो आपको ऑसिलेट करवाता है वहां पर, ठीक है। सो इसका भी टाइम पीरियड क्या रहता है, SHM रहता है। कोई बताएगा यार इसका टाइम पीरियड क्या आएगा? pi under root m upon 2a rho liquid g. वेरी गुड, m अपॉन 2a रो लिक्विड इंटू g, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम m लिखते हैं तो यहाँ पर m में एक बहुत ही अच्छी बात ध्यान में आती है, क्या कि जो ये वेट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट खुद क्या है, लिक्विड। वो लिक्विड ही है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें बहुत ही स्पेशल पॉइंट आता है कि जब आप इसका वेट लिखेंगे तो आप लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू रो लिक्विड इंटू टोटल लेंथ L, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ से काम की बात ये आती है कि रो लिक्विड कैंसिल आउट हो जाता है। हाँ, सो ये काम की बात है कि यू शेप ट्यूब का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है वो उसमें लिक्विड कौन सा है इस पर डिपेंड करता ही नहीं है। ओके, चलो ठीक है। तो ये दो बातें बोर्ड्स में ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना रहता है कि एक्सप्लेन द मोशन ऑफ एन फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट व्हेन डिस्प्लेस्ड स्लाइटली। तो आपको कहानी टाइप लिखना होता है। कोई बताएगा कि क्या लिखना होता है? सिर्फ स्टेटमेंट वाइज ही लिखना है। व्हेन यू पुश any object in a liquid, then its immersed volume increases, thus the force increases, and that restoring force is proportional to its displacement. That's why the object will perform SHM. Okay, तो SHM का समझ में आया? 5.3 सबको समझ आया? यस सर। ओके गुड। चले 5.4 देखें। क्या क्या लिखा हुआ है 5.4 में? डिफरेंशियल Differential इक्वेशन। equation. डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या दिखना चाहिए वहां पे? वहां पे ए नहीं लिखना, हमें पता है कि ए को लिखते हैं क्या, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बस इसके टर्म्स में आपको लिखना होता है। मैंने ऑलरेडी लिखाया हुआ है ये, तो इसका टेंशन नहीं लेने लगना है। देखें, पहले लिखेंगे क्या, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, एफ को लिखेंगे एम ए, तो एम ए क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स। और फिर थोड़ा सा डिफाइन करेंगे क्या, वी होता है डी एक्स बाई डी टी, और ए होता है dv by dt, जिसे डबल डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। सो विच मींस वी कैन राइट a एज अ डबल डिफरेंशिएशन और kx को इस तरफ ले आएंगे। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ SHM। और यहाँ पे ये जो k by m आता है, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट SHM। तो ये इंपॉर्टेंट की फैक्टर होता है, और फाइनल इक्वेशन आ जाती है इस तरीके से, डबल डिफरेंशिएशन प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। बताएं क्या ये इक्वेशन मैंने बताई या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. 1 मार्क के लिए सिंपल यही आता है कि राइट द इक्वेशन ऑफ SHM, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। और कुछ याद है? मैंने एक और बताया था कि डैम्प्ड ऑसिलेशन की इक्वेशन पक्का लिखाता है। क्या? डैम्प्ड ऑसिलेशन की। कोई बताना चाहेगा डैम्प्ड ऑसिलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? सर वहाँ पे b by m D- dx by dt एक्स्ट्रा आता है सर। ओके, तो बीच में यहाँ पर क्या आ जाता है, b बाई B by M M. into dx dx by by dt, By वेरी D. गुड वेरी गुड, प्लस k बाई m x इज X. इक्वल टू 0, वेरी गुड। और ये अपना हो जाता है ओमेगा स्क्वायर, ठीक, बहुत ही बढ़िया। चले वापस आते हैं फिर। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM हो गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है किसी को। चले एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है ना एक एग्जांपल, चले रीड करते हैं एग्जांपल। तो 5.1 है, हाँ देखें, रीड करते हैं क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास दिस परफॉर्म SHM, इट एक्सपीरियंस अ restoring force of this when displacement from the mean position is 4। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऐसे लिख लेते हैं, मास कितना है 0.2 kg। क्वेश्चन कह रहा है एट
x इज इक्वल टू कितनी लोकेशन पर, 4 पर, 4 सेंटीमीटर है, तो अपन क्या लिख लेंगे इसे 0.04 मीटर एट x इज इक्वल टू दिस, फोर्स की वैल्यू कितनी है 0.2 न्यूटन। डन। तो यहां से F इज इक्वल टू के एक्स से पहली चीज हम क्या निकाल लेंगे, K. फोर्स कांस्टेंट के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, तो F इज इक्वल टू के एक्स होता है, हमें पता है। यहाँ से अपन निकाल लेंगे के एफ बाई एक्स। कोई डाउट क्या किसी को, F.2 है, x 0.04 है, सो पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर जीरोस ऐड हो जाएंगे तो ओके, सो ये आ जाएगा 20/4 मतलब 5। तो ये वो अपना फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट रीड करें, पीरियड ऑफ एसएचएम, ठीक, मतलब टाइम पीरियड। तो यार देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, अच्छा नोटिस किया तुम लोगों ने क्या कि अभी तक इतना जितना भी डिस्कशन हुआ बुक में पीछे, क्या कहीं पे भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा है, नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया तुरंत। यही प्रॉब्लम है इस बुक की कि पता नहीं कहां से क्या उठा के बस प्रिंट मार दिया है। इससे पहले कहीं पर भी नहीं बताया कि टाइम पीरियड को कैसे लिखना है, बट ठीक है, हमने ऑलरेडी बता के रखा है कि टाइम पीरियड क्या होता है 2π/, ओमेगा। ठीक है। एंड ओमेगा अपने क्या देखा था, रूट K/M. k/m, ठीक है। सो अपन को यहाँ से हमने k निकाल लिया है, यहाँ पर हमें m दिया है, उससे आ जाएगा ओमेगा और उससे आ जाएगा क्या टाइम पीरियड। तो मुझे लगता है थर्ड क्वेश्चन भी ओके। फिर क्या है, when the displacement is 1 at that point acceleration, so थर्ड पॉइंट क्या है, find the acceleration। so हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, याद रहेगा या नहीं, ठीक है। तो ये ओमेगा भी हमने यहाँ से निकाला, एक्स क्वेश्चन में दिए क्या है 1 सेंटीमीटर, उसे रख लेंगे, ठीक है। तो ओमेगा कितना आ रहा है 25 आ रहा है, माइनस 25 का स्क्वायर, नहीं रूट आ रहा है तो 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर इंटू एक्स कितना है 0.01, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट समझ आया सबको कि किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं अपन, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो अभी यार देखो मतलब आइडिया यहाँ पर ये है। अच्छा एक चीज और, अभी बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन है, पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं यार। बैच 1 3 to 4:30 लेक्चर जो है वो मैंने ग्रुप पे डाला हुआ है। क्या चीज रहेगा उसमें, बेसिक। जिन लोगों ने अभी तक शीट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, मैंने सिर्फ डाउट डिस्कस किए हैं, मैंने एक एक क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व किया हुआ है, जितने आपके डाउट्स है वो मैंने डिस्कस किए हैं। जिन लोगों ने शीट सॉल्व नहीं की है या उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है अभी शीट में कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो लेक्चर जरूर अटेंड करेंगे और फॉर्मूले वगैरह लर्न करके बैठेंगे तो इंटरेक्ट करेंगे। जिमी सर लेंगे लेक्चर 3 to 4:30 वाला। तो जिन लोगों ने क्वेश्चंस अभी नहीं किए हुए हैं, जिनको डाउट्स है शीट में, वो अटेंड करेंगे उसे, ठीक है। सो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही स्मूथली सॉल्व करना सिखाएंगे वो। चलो वापस आते हैं 5.5 को मैं मतलब बोलूंगा बेस्ट, ये सबसे बेस्ट है बोर्ड्स का। 5.5 सेक्शन बोर्ड्स का सबसे बेस्ट है और इससे क्वेश्चन आता ही है। 2 मार्क 3 मार्क तक का क्वेश्चन इससे आता है, 1 मार्क का कभी ही आया हुआ है इसमें से। सो 5.5 मतलब हाईली इंपॉर्टेंट, जितने स्टार लगा लो उतना कम है, मतलब हर ईयर आया ही है बोर्ड में। इस चैप्टर में से इधर से हर बार एक क्वेश्चन आया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना होता है। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन सिर्फ ये आता है क्या कि आपको पता क्या है, व्हाट यू ऑलरेडी नो। सो यू नो इक्वेशन ऑफ एसएचएम, हमें पता क्या है, हमें पता क्या है इक्वेशन ऑफ एसएचएम, हमें सिर्फ ये नोन है। कभी भी याद रखना ये क्वेश्चन के लिए कुछ अपने से मत एज्यूम कर लेना, हमें सिर्फ नोन क्या है
बताया हमें क्या नोन है, इक्वेशन SHM की। इक्वेशन एसएचएम की। नाउ यू नीड टू फाइंड, क्वेश्चन सिर्फ यही आता है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर स्पीड एक्सीलरेशन, सॉरी स्पीड as a function of time and displacement, clear, and acceleration as a function of time and displacement, clear, and equation of displacement। ये 5 क्वेश्चंस बनते रहते हैं और सब में एक ही सॉल्विंग करनी है, सब में एक ही सॉल्विंग करनी है। आपको सॉल्विंग याद कर लेनी है, ठीक, आपको सॉल्विंग क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। मैं याद कराता हूं कि कैसे इस डेरिवेशन को करते हैं, बट पहले देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा हुआ है। चलो याद करो यार, हमने क्या सीखा हुआ है। हमने क्या बताया कि अगर मुझे इक्वेशन पता है एसएचएम की, ये अब इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इससे हम XVA ये निकाल सकते हैं या नहीं। तो मैंने क्या बताया था, मैंने डायरेक्ट बताया था कि इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसका सोल्यूशन क्या होता है, अरे X X equal to A sin sin omega t। वेरी गुड, इसका सोल्यूशन x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। वहां से अपन क्या निकाल लेते हैं, v, A omega cos omega। यस, डिफरेंशिएट कर देते हैं, इससे क्या आ जाता है, a ओमेगा cos Cos ओमेगा omega t। t। फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या आ जाता है, माइनस A omega square sin माइनस omega a t। ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। ये हुए t के फंक्शन। फिर मैंने बताया था कि यहाँ से रिप्लेस करो, cos को क्या लिख सकते हैं साइन के टर्म्स में, तो साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसका मतलब इसे हम क्या लिख देते हैं, a ओमेगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, x square by s। x बाई ए। सो ये बन जाता है a ओमेगा √1 माइनस x बाई ए का स्क्वायर। सो एलसीएम लेके a कट हो जाता है और फाइनली v का फॉर्मूला क्या आ जाता है, ओमेगा A square minus X square। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से डायरेक्टली दिख जाता है माइनस a को साथ में लिख लेते हैं किसके, a साइन ओमेगा टी के, और इसे हटा के क्या लिख देते हैं, X। ये समझ आया या नहीं, हमने किस तरीके से इन सारी क्वांटिटीज को रिलेट किया था, ये समझ आया या नहीं। यस सर। हाँ, अब बोर्ड्स में ये नहीं करना होता है, ठीक। तो मैंने बताया कि सेक्शन 5.51 बोर्ड्स में एकदम अलग है, डेरिवेशन इसका एकदम अलग है। आपको जैसे मैं सिखा रहा हूँ आपको वैसे ही लर्न करना है। तो ये समझ आया, मैं इसे इरेज करूं, क्या ये मेथड आप बोर्ड्स में एज्यूम करोगे क्या, नहीं, बोर्ड्स में आपको डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं लिखना कि यार इसका सोल्यूशन ये होता है, ये डिराइव करना है, ओके। चले तो देखें कैसे डिराइव करते हैं, सीखेंगे। और ये हर ईयर आया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारे ईयर्स में आया है, तो आप अच्छे से समझेंगे कि क्या करना रहता है और लर्न कर लेंगे, इसे स्टेप्स लर्न करने हैं। ऐसा कुछ नहीं कि डेरिवेशन पूरा लर्न करना है, ऐसा इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, स्टेप्स लर्न कर लेने, ठीक है, ओके। चले तो मैं सिखा देता हूँ आपको कि डेरिवेशन कैसे करते हैं। नंबर 1, पहले लिखेंगे वी नो इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक। इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एचएम डबल डिफरेंशिएशन प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप, दोनों को क्या कर देना है, अलग अलग लिख देना है। तो ये क्या हो गया, डबल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब समझना ये है, अब समझना क्या है, अब हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी होता है, और v को क्या लिख देते हैं,
dx बाई dt। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें इसका उल्टा फॉर्मेट चलना होता है। बोर्ड्स में ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इसका क्या करना होता है, रिवर्स फॉर्मेट। तो पहली चीज जो ध्यान देनी होती है वो क्या, इसका रिवर्स फॉर्मेट लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें पहले क्या फाइंड करना है, v। तो देखना रिवर्स फॉर्मेट क्या है, हमें पता है कि क्या है रिवर्स फॉर्मेट। इसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ dx बाई dt। ये समझ आया या नहीं? इसीलिए मैंने फॉरवर्ड कैलकुलेशन लिख दी है। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ v। इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ v को हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt। भाई लोग बताएं यार, ये समझ आया कि नहीं? यस सर। ओके। तो पहला जो पॉइंट जो समझ ही नहीं आता कि एग्जाम में करना क्या है, इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि आप लोग लर्न ही नहीं करते हो। मैंने बताया कि पहली चीज और रैंडम करने लग जाते हो। या रैंडम मत किया करें, कुछ लर्न करेंगे कि पहला स्टेप ये है कि इसको रिवर्स कैलकुलेशन में लेके आना है। तो हम क्या लेके आने वाले हैं, डबल डिफरेंशिएशन को रिवर्स लेके आने वाले हैं। तो पहला स्टेप मैंने रिवर्स लिख दिया, और रिवर्स में इसे क्या लिख सकते हैं, v। तो बेसिकली ये क्या लिखा है, dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब आप सोचोगे सर ये तो हमें पहले से ही पता था कि एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, dv बाई dt। इतना क्यों लिखा हमने? क्यों? क्योंकि जब आपको डिराइव करना है आपको ऐसे लिखना ही नहीं है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और इसे क्या लिख दिया, dv बाई dt। ऐसे नहीं करना है, आपको कहां से डिराइव करना है इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम से। कहां से, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है यार, बताओ क्या No, ये sir. डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं। तो मतलब आप बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका 1 मार्क ऐसे ही चला जाता है। तो 3 मार्क में आपका 1 तो ऑटोमेटिक चला गया। जैसे ही आपने एक्सेलरेशन से उठाया, बोर्ड्स वालों को तुरंत समझ में आ जाता है कि भाई स्टूडेंट कुछ अलग ही कर रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। पहला स्टेप हुआ ये। अब यार हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि क्या हम इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, नहीं। अच्छा, मैं जब आपको जेई वाला सिखा रहा होता हूँ तब मैं बताता हूँ कि सिंपल स्टेप है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हमें एक्स का इंटीग्रेट करना चाहिए, तो हमें एक्सेलरेशन किसका फंक्शन लिखना चाहिए, v into dv by dx। v इंटू dv बाई dx। ठीक, और आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। आपने जो स्टूडेंट ये करते हैं पक्का उनका 1 मार्क डिडक्ट होता है, ये मान के ही चलो। तो इसका स्टेप क्या है, v dv और dx को उस तरफ ले जाएंगे और दोनों को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। करना हमें भी यही है, बट हमें एक सिस्टमैटिक वे पे करना है। तो ये लाइन सबको समझ आ रही है ना, एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिखा और इंटीग्रेट कर दिया। हमें भी यही करना है बट लेकिन सिस्टमैटिक वे में। तो हम क्या करेंगे, अभी हमें dx चाहिए, तो हम dv में क्या करेंगे, dx का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो काम का है वो क्या है, dx का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। बताएं ये समझ आया कि नहीं? तो पहला पॉइंट है डिफरेंशियल इक्वेशन को ब्रेक करना, ये थोड़ा समझ में आना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, dx का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना। ठीक, और अब सफलिंग दिखा देना, क्या, dv बाई dx को अलग लिख लेना। सो dx बाई dt को अलग लिख दिया और dv को इधर ही रखा और dx को किधर ले गए, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। तो ये क्या लिखा हुआ है, v। सो इट इज v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। और क्या करते हैं दोनों साइड का इंटीग्रेशन। सो ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया और इंटीग्रेशन हो गया। यहां तक कोई डाउट क्या? नहीं सर। हाँ, तो इस तरीके से डायरेक्ट नहीं करना जो यहाँ पर लिखा हुआ है,
डायरेक्टली वी डी वी बाई डी एक्स नहीं लिख देना है एक्सेलरेशन को। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यार ये नहीं करना है। ओके चले, अब क्या होता है, हमें पता है इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। और लिमिट नहीं रखी जाती यहाँ पर सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व किया जाता है। तो जब विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो हम बोलते हैं कि देयर मस्ट बी अ कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दो, यही आंसर आएगा। तो सोचो अगर यहाँ पर एक कांस्टेंट रहा होगा वो तो 0 हो गया होगा ना, इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा। समझ आया ना? तो इसलिए हम क्या यहाँ पर एक एज्यूम करते हैं सी, और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेज क्या है, ये इंपॉर्टेंट स्टेज है क्या, यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करना, सी की वैल्यू फाइंड करना। तो अब बताना है कि ये एसएचएम हो रही है। अब तुम देखो इनके मेथड में प्रॉब्लम क्या होती है, ये मान लेते हैं कि हाँ एसएचएम हो रही है, और एसएचएम में ये मान लेते हैं क्या कि एट इट्स मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, और लेट्स से एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू ए, स्पीड और वेलोसिटीज कितनी होती है, वेलोसिटी एक्सट्रीम पर 0। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो वेलोसिटी हो गई 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। किसी को कोई डाउट? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज क्या होता है, क्या वैल्यू फाइंड करना, c। और अगर आपको c की वैल्यू फाइंड हो गई तो देन फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, c की वैल्यू रख दो। तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 प्लस सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये x है, एक्स स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। तो देखो पूरी इक्वेशन से 2 क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, ये आ गया वी स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, क्या आ गई, रूट ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया है नहीं वेलोसिटी का, बताए। तो ये पूरा डेरिवेशन समझ आया कि नहीं, डेरिवेशन के 3 इंपॉर्टेंट स्टेज हैं। फिर से देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट स्टेज क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को किस फॉर्मेट में लिखना, इस फॉर्मेट में dv बाई dt लिखना, और वहां पे dx का मल्टीप्लाई करके क्या लेके आना, dv। ये स्टेज समझ आया या नहीं, यस सर। पक्का ना सबको? हाँ भाई, समझ में पहली बात तो आना चाहिए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, समझ में आ जाए ना है, नहीं आया तो बता दो यार, अभी किसी को नहीं आया। और ये लर्न भी रखना है, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। नेक्स्ट स्टेज इंपॉर्टेंट क्या है, नेक्स्ट स्टेज है कि थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, और इंटीग्रेशन आने के बाद क्या ढूंढ के लेके आना, सी। इस सी की वैल्यू फाइंड करना, ये दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेज है जिसके मार्क्स मिलते हैं, स्टेप मार्क रहता है, इस सी को निकालने के मार्क्स मिलते हैं। तो बताएं सबको समझ आया सी निकालना? Yes. अच्छा, तो स्टेज 2 कंप्लीट, सी की वैल्यू आ गई। अब सी की वैल्यू रख के वी की इक्वेशन निकाल लेना है, ये हो गया स्टेज 3। तो v एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया कि नहीं, यार एक बार देख लें फिर से, मैं डेरिवेशन स्क्रॉल कर देता हूँ, कुछ डाउट हो तो बता दो। देखें एक बार सी की वैल्यू तक पूरा एनालाइज करें, अगर डाउट आ रहा है कुछ तो पूछें।
डन है यार सब लोग को? ओके, अब मैं इस डेरिवेशन में क्यों इतना जोर दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपसे एक्स भी पूछेगा तब भी आपको क्या निकाल के लेके आना पड़ेगा फर्स्ट, वी। यार पॉइंट समझ आया कि नहीं? इवन आपसे क्वेश्चन में एक्स पूछ रहा है तब भी हमें क्या निकाल के लेके आना पड़ेगा, पहले वी निकाल के लेके आना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, तो पहला था हमारा वी आ गया, अब हम क्या निकाल के लेके आएंगे, एक्स। तो मुझे लगता है वी से एक्स निकालना अब आप लोग समझ गए कि क्या करना पड़ेगा। वी का फॉर्मूला पता है, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो वी को क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यार ये देखो x का फंक्शन है ना, तो x के फंक्शन को dx के साथ रखेंगे, तो dx अपॉन क्या लिख देंगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, ओमेगा dt। अभी दोनों साइड का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। ओमेगा तो कांस्टेंट है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो देखें क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा क्या, आंसर आएगा इसका इंटीग्रेशन। यार इसका इंटीग्रेशन अब आप कर नहीं सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न होता है, तो बोर्ड्स में आपको इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। मैथ वाले स्टूडेंट जानते होंगे इसका इंटीग्रेशन कैसे करना होता है। इसका इंटीग्रेशन रिप्लेसमेंट मेथड से करते हैं। एक्स को एक ऐसा नंबर एज्यूम करो कि ये ब्रैकेट स्क्वायर सॉल्व हो जाए। तो मुझे पता है कि एक्स को मैं एज्यूम कर लूं अगर क्या, ए साइन थीटा, क्या एज्यूम कर लूं, ए साइन थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉमन आके आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और रूट के अंदर रहेगा तो बाहर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, मतलब dx बाई ए कॉस थीटा, ठीक है। फिर इसका इंटीग्रेट कर देंगे और उसको फिर वापस से थीटा को रिप्लेस कर देंगे क्या, x बाई ए, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि x इज इक्वल टू ए साइन थीटा इसका सोल्यूशन होता है। बोर्ड्स में आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है कि इस चीज का इंटीग्रेशन ही क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए। क्लियर? आपको बोर्ड्स में सीधे लिखना है कि इस चीज का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए। इसलिए मैंने बताया कि अगर कभी भी x को भी डिराइव करना है तो किसका फॉर्मूला आपको डिराइव करना आना चाहिए, v का। पहले v का डिराइव करेंगे, फिर इंटीग्रेट करके x का डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। ओमेगा dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t। और मैंने बताया कि यहाँ पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट c। तो अगर मैं बात करूं कि एट t इज इक्वल टू 0 वो किस पोजीशन पर है, t इज इक्वल टू 0, तो मान लेते हैं वो x इज इक्वल टू 0 पर है, मीन पोजीशन पर है। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और मैं बात करूं एट t इज इक्वल टू t डैश, किसी टाइम पर वो किसी ऐसे x पर है, मान लेते हैं a बाई 2, तो आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स 1 बाई 2, मतलब कितना, 30 डिग्री। तो इसका मतलब c क्या है, c एक एंगल है। तो इसलिए हम बोलते हैं एट t इज इक्वल टू 0, c को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको कि c की वैल्यू क्या क्या चेंज हो सकती है, कुछ नहीं। आप c इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 5। और साइन इनवर्स उस साइड जाएगा तो x बाई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस 5। और x का आंसर क्या आ जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो डेरिवेशन समझ आया कि x को कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब याद हो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यार ये सॉल्यूशन होता ही है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना हमारे सिलेबस में नहीं है, सोचो जरूरत ही नहीं है। बोर्ड्स में भी देखो ना, अप्रोक्सीमेट मार दिया, अप्रोक्सीमेट नहीं डायरेक्ट मार दिया, इसका इंटीग्रेशन है क्या, नहीं है।
सो चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं, बट आपको ये डेरिवेशन याद रखना है। तो ये डेरिवेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले क्या फाइंड करना है? v, और उससे इंटीग्रेट करके क्या फाइंड करना है? x। क्लियर? और इसे 2 बार डिफरेंशिएट करके v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड नेक्स्ट a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये निकालना है। बताएं समझ आया या नहीं? बताएं डेरिवेशन के स्टेप समझ आया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो पहला टर्म क्या है? इक्वेशन। दूसरा स्टेप v एज अ फंक्शन ऑफ x। थर्ड स्टेप x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आने के बाद क्या निकालेंगे? v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, और याद रखना है कि ये डेरिवेशन कितने मार्क के लिए आता है? 3 मार्क के लिए। किसी को भी पूछ लेता है 3 मार्क के लिए, कुछ भी पूछ लेता है। कभी कभी आपको सिर्फ v पूछ लेता है तो इजी है, तुरंत सॉल्व हुआ। कभी कभी x पूछ लेता है तो फिर v तो निकालना है, उसके बाद एक और स्टेप करना है। कभी कभी v एज अ फंक्शन ऑफ t पूछ लेता है 3 मार्क का, और आप क्या करके चले आते हो? अच्छा x हमें पता है, डिफरेंशिएट कर दिया, v आ गया, बस ये करना है क्या 3 मार्क में? नहीं, ये नहीं बोलना कि x हमें पता है, हमें क्या करना है? x फाइंड करना है प्रॉपर। तो बता ये सेक्शन सबको समझ आ गया या नहीं? यार बताएं। Yes. Yes, sir. तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से हम ये चीजें समझ सकते हैं इसको। ठीक, अब यहीं पर कभी कभी होता है स्ट्रिक्टली क्वेश्चन रीड करना है। कभी कभी बोल देता है कि डिराइव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। तो क्या डेरिवेशन में कुछ चेंजेस आएंगे क्या? नहीं, बट हमें आंसर पता है यार कि आंसर क्या आना चाहिए था। एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो Cos omega t plus cos ओमेगा टी। तो देखें कहां पर आंसर बदलेगा। सारा कुछ रहेगा, सिर्फ यहां पर आंसर बदलेगा, सिर्फ यहीं पर बदलेगा। क्या? इफ एज पर द क्वेश्चन एट t इज इक्वल टू 0, सपोज कहां पर है वो? एक्सट्रीम पोजीशन पर है। क्लियर? कहां पर है? एक्सट्रीम। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना है? a। तो इसका मतलब साइन इनवर्स x बाई a की वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा टी तो क्या हो गया? 0 प्लस c। x की वैल्यू क्या रखी है हमने? a, तो a बाई a मतलब 1। तो साइन इनवर्स, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है? 90. 90 डिग्री, पाई बाई 2 की। तो इससे पता चला कि c कितना आ गया? पाई बाई 2। तो ये लिखना पड़ता है यार। तो ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली अरे सर ने कहा था कि ये रट लो, यही आंसर लिख के आ जाओ। यार क्वेश्चन तो थोड़ा पढ़ोगे ना। अगर क्वेश्चन में कैसी क्वेश्चन पूछा है? स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई बाई 2। तो आंसर आएगा हमारा, क्या आंसर आएगा देन? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और c की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 2। तो जिसे हम क्या लिख सकते हैं? a cos ओमेगा टी। डन? क्लियर या नहीं? Yes, sir. चले तो चले यार, देख लेते हैं फिर बोर्ड्स की बुक में से क्या क्या है, और एक बार मार्क कर लेते हैं सारा कुछ। इसका जो भी मैंने लिखा है लेक्चर एक बार रिव्यू करके स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। सिंपलेस्ट वे में समझाया हुआ है। ऑल्दो बोर्ड्स में भी लिखा है, बट आप उतना पढ़ के समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं अंडरलाइन करता हूँ। पहले क्या लिखी है हमारी? इक्वेशन। ओके, इक्वेशन के बाद फिर पता नहीं क्या मजाक कर रहा है, फिर से इक्वेशन लिखा है, फिर से ए लिखा है, और फिर से इक्वेशन लिखा है। तो ये 2 स्टेप हटाओ,
यहाँ से शुरू करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन अपनी ब्रेक किया, dv बाई dt लेके आया, dx dx का मल्टीप्लाई किया, v dv बाई dx लिखा और dx को उस तरफ लेके इंटीग्रेट कर दिया और फिर क्या फाइंड कर दिया, c फाइंड करने के लिए लॉजिक लिया, x इज इक्वल टू a पर वेलोसिटी क्या है 0 और c की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर v आ गया, c की वैल्यू रख दी तो v आ गया। फिर v आ गया तो क्या करेंगे, उसे dx बाई dt लिख सकते हैं। तो v को लिखा क्या dx बाई dt और देखो ये आ गया dx के नीचे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या लिख दिया, ये समझ आया। और इस बार c को क्या रिप्रेजेंट कर दिया, फाई। क्लियर। तो इसमें दो केसेस सॉल्व कर दिए। क्या, अगर वो इनिशियली कहां पर था, अगर t इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर था, तो इक्वेशन किसकी आएगी, साइन की। अगर t इज इक्वल टू 0 पर कहां पर था, x इज इक्वल टू a पर, तो आंसर किसका आएगा, कॉस का। क्लियर। और साइन में जो वैल्यू 1 होती है, साइन में वैल्यू 1 किसकी किसकी हो सकती है, 90 डिग्री की भी हो सकती है और 270 की। क्यों, क्योंकि यहां पर हम x इज इक्वल टू प्लस माइनस a चेक करते हैं, मतलब साइन +1 हो सकता है और -1 हो सकता है। तो ये थोड़ा सा याद रखते जाना है, मैंने सारे प्लस करके डिराइव किए हुए हैं, आप थोड़ा सा ये ध्यान देंगे, बिकॉज रूट से बाहर निकल रही है वैल्यू, इसलिए प्लस माइनस दोनों वहां पर लगाते हैं। और हमें पता है कि यार SHM हम सिर्फ राइट एक्सट्रीम देख रहे हैं, लेफ्ट एक्सट्रीम भी होता है, तो दोनों का एंगल बदल जाएगा। इसका मतलब दो होती हैं इक्वेशन, ये साइन होता है और ये माइनस साइन, ये कॉस होता है और माइनस कॉस, तो मतलब वही है, प्लस माइनस a साइन ओमेगा t हो सकता है या फिर प्लस माइनस a कॉस ओमेगा t। किसी को डाउट क्या है इसमें, यार मैंने बताया ना क्वाड्रेंट सिस्टम में कौन से किस क्वाड्रेंट में आता है। चले, तो यहां तक हमारा डेरिवेशन हमने समझ लिया। उसके बाद क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो मैंने बता ही दिया। क्या, x पता है, v निकाल लो dx बाई dt, a निकाल लो dv बाई dt। कोई डाउट क्या किसी को इसमें, अच्छा। फिर बोर्ड्स में एग्जांपल आप कर लेंगे। बोर्ड्स में प्रॉब्लम ये होता है कि आपको साइन वगैरह की वैल्यू लॉग टेबल से देखनी रहती है, या तो फिर आपको दे देता है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वैल्यू क्या आ रही है, 3/4 आ रही है कॉस की वैल्यू। तो आपको पता नहीं है कि 3/4 क्या होता है, तो लॉग टेबल से देख लेते हैं। यहाँ पर कितनी है, 41.4 डिग्री आंसर आ रहा है, 3/4 किसकी वैल्यू है। ओके, तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये आप लॉग टेबल से वैल्यू देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सिमिलर क्वेश्चन करवाया हुआ है, देखें। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM विद पीरियड 6, ठीक, एट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0, मतलब कहां से स्टार्ट हो रहा है, x is equal to a. A से। The particle is found to be at a distance 3 centimeter from his this position at t is equal to 7 second. डन। तो इसका मतलब इसको अगर मैं फॉर्म करूं तो पहले तो इक्वेशन बताओ क्या बनेगी, x इज इक्वल टू कौन सी इक्वेशन बनेगी, A cos omega. a cos ओमेगा t। तो पहली चीज क्या है,
पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो हमें इक्वेशन ध्यान देनी है, वो बनेगी a cos ओमेगा टी, नंबर 1। नंबर 2, इसकी जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है, कहाँ से? फ्रॉम दिस पोजीशन, मतलब एक्सट्रीम से है। बट वो जो हमारा x होता है वो कहाँ से होता है? मीन से। तो इसका मतलब कह रहा है कि आफ्टर 7 सेकेंड, t इज इक्वल टू 7 सेकेंड, उसकी जो पोजीशन है वो 3 सेंटीमीटर है। बट ये 3 सेंटीमीटर कहाँ से है? फ्रॉम दिस पोजीशन, मतलब एक्सट्रीम से, जबकि हमें x कहाँ से लिखना होता है? मीन से हमेशा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में x का आंसर क्या आ जाएगा? a minus 3 will be our x is equal to a into cos omega t. So cos omega कितना होता है? 2 pi by t. t कितना है क्वेश्चन में? 6 into अपना t कितना गिवन है हमें? 7। डन। तो क्या फाइंड करना है हमें? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड बन जाएगा कम अगर किसकी वैल्यू पता चल जाए हमें? cos pi by 3 into 7। बताओ इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोई बताए जल्दी से। वैल्यू बताए। पाई बाई 3 इंटू 7 मतलब कितना डिग्री हुआ? पाई बाई 3 मतलब 420। हाँ, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्रोच कर लेंगे। ओके, समझ आया ना? ये वैल्यूज 60 है और ये 7 टाइम्स है, तो हमें पता है 360 कितना होता है? 6 टाइम्स। सो 2 पाई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई प्लस पाई बाय 3। तो इसका मतलब हमें सिर्फ पाई बाय 3 ही टारगेट करना है ना। ओके, तो पाई बाय 3 की वैल्यू पता है कितनी होती है? कॉस पाई बाय 3 की 1/2, और 1/2 से यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो देखिए इसे हमने cos पाई बाई 3 लिखा, 1/2 लिखा, इसकी वैल्यू ली, a सॉल्व कर दिया। ओके ओके, जस्ट मिनट, होल्ड ऑन एवरीवन। तब तक क्वेश्चन नंबर 5.4 आप एक बार रीड करें, सॉल्व करें। ऑलरेडी प्रैक्टिस शीट में करवा दिए हैं यार ऐसे क्वेश्चन, बट एक बार आप ट्राई करें 5.4। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो यार यहाँ तक ओके है ना? अब ये वाला एग्जांपल देख लो। देखो सिमिलर एग्जांपल शीट में था या नहीं? अरे भाई Sir, हाँ, 8 और 6 है एट अ पोजीशन 6 एंड 8। हमें क्या फाइंड करना है? पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। तो बताया था दोनों को डिवाइड करेंगे तो ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉल्व करके क्या आएगा? a। और दोनों इक्वेशन को क्या कर देते, अगर सब्ट्रैक्ट कर देते स्क्वायर करके, तो फिर क्या आ जाता आंसर? ओमेगा। बट अभी क्या है, ऑलरेडी a फाइंड कर चुके हैं हम, तो a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? t की, ओमेगा की। क्लियर या नहीं? अरे भाई क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि v1 है 8 एट विच लोकेशन? x1 इज इक्वल टू 6 पे। फिर v2 दिया है, v2 है कितना? 6 एट x इज इक्वल टू 8। दोनों इक्वेशन पे वैल्यू रख दी, किस फॉर्मूले पे? v इज इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला क्यों यूज करना है? क्योंकि हमें पता है v एज अ फंक्शन ऑफ x ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया v वर्सेस x है। ओके, ये क्लियर है सबको?
Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हेडिंग है एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक्सट्रीम वैल्यूज, तो यार ये ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं मैं, इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रीम वैल्यूज एक्स का फंक्शन लिखना है a sin ओमेगा t प्लस फाइव। हमने बताया है कि साइन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम 0, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड अगर देखें तो प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम 0 और मैक्सिमम प्लस माइनस ए। सिमिलरली वेलोसिटी का फंक्शन लिख लेंगे क्या, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो समझ जाएंगे एक्स मैक्स वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए ओमेगा, और वी मिनिमम की 0। कहाँ पर होगी ये समझ आया, जहां पर टाइम इतना होगा। तो लोकेशन वाइज भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की जगह क्या यूज कर लो, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये करवाया है ना नोट्स में, एक्स इज इक्वल टू 0 पर मैक्स होता है और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए पर मिनिमम। तो यार बताए नेक्स्ट हेडिंग एक्सट्रीम वैल्यूज, ये समझ में आया या नहीं। भाई बताएंगे एक्सट्रीम वैल्यूज के बारे में, समझ आया या नहीं। Yes. ओके चले नेक्स्ट पार्ट देखें। ओके फिर क्या है, फिर है एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। क्लियर, तो मतलब कि हमें ऑलरेडी पता है कि ये एसएचएम की क्या है, इक्वेशन है। इसमें जो ओमेगा है उसी से हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड। तो मतलब ऐसा कुछ इस सेक्शन से कभी कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है, इससे हमेशा न्यूमेरिकल ही आता है। तो न्यूमेरिकल क्या आता है आपको पता है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से क्या करा देना होता है, कंपेयर। तो आप क्या फाइंड कर लेंगे, ए फाइंड कर लेंगे, ओमेगा फाइंड कर लेंगे 10, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। एफ फाइंड कर लेंगे, एफ कैसे फाइंड कर लेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ। बता तीनों चीजें समझ आई या नहीं। ठीक है, इसमें से ऐसा कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनता है, सिर्फ आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। 5.6 में तीनों चीजें सबको आती हैं, एम्पलीट्यूड निकालना, ओमेगा टाइम पीरियड निकालना और फ्रीक्वेंसी निकालना। ओके ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऐसा दिया हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कि अगर स्प्रिंग को कॉम्बिनेशन देखेंगे तो क्या आता है आंसर। तो मुझे लगता है कि यार सभी लोगों को समझ में आ गया है, सिर्फ न्यूमेरिकल ही बनता है इससे। अगर ऐसे दो स्प्रिंग लगी हैं तो कैसा कॉम्बिनेशन है ये, सीरीज। तो इस केस में के इक्विवेलेंट कितना आता है, यस। तो ये आता है, ये आपको आना चाहिए। ठीक, सेम केस ये, इसमें भी कुछ चेंज होगा क्या, नहीं। इसमें क्या आएगा आंसर, यहाँ पे क्या आंसर आएगा K1 plus K2. K1 प्लस K2। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, K1 प्लस K2। ठीक है तो मुझे लगता है ये सेक्शन में स्प्रिंग वाले में कोई डाउट किसी को नहीं होगा। ओके ओके, फिर आता है रेफरेंस सर्कल मेथड। बताए रेफरेंस सर्कल मेथड ऑलरेडी क्लियर है या नहीं, रेफरेंस सर्कल मेथड ऑलरेडी क्लियर है या नहीं। ये फिगर देखे बताया ना कि इनिशियल पोजीशन सपोज ये है, तो ये बताएगा यहाँ पर है। सपोज इनिशियल पोजीशन इतनी ज्यादा है तो ये बताएगा कि इनिशियली किस क्वाड्रेंट में है। समझ आया ना ये, तो ये तो बहुत अच्छे से बताया ना
कि किस लोकेशन पर है। सपोज वो अभी यहाँ पर है और y की तरफ जा रहा है, मतलब किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड। थर्ड में है, ठीक है। और यहाँ से जो एंगल है वो ये एंगल है, और ओवरऑल एंगल को फेज बोलते हैं। क्लियर ना रेफरेंस सर्किल यूसीएम। Yes. तो आपको ये यहाँ पर दिखाना होता है। तो ये देखे यूसीएम मैंने ये दिखाया हुआ है कि जब पहले ऐसे ही फिगर पूरा समझाया था यार, कि जब ये फाई होता है तो इसे बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, फिर वो थोड़ा सा ओमेगा टी आगे चला गया आफ्टर सम टाइम, तो पहले पोजीशन थी ये इनिशियल, फिर और थोड़ी सी बढ़ जाती है यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर, उसी को समझाया हुआ है कि किस तरीके से वो रहेगा डिस्प्लेसमेंट। फिर फेज इन एसएचएम, यार फेज ऑलरेडी बताया ना यूसीएम से निकालना, इन पे ऐसा कुछ सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता। फेज इन एसएचएम सिर्फ सॉल्व करने के लिए आता है कि फेज बताओ इस पोजीशन पर कैसी होगी। सबको फेज निकालना आता है एसएचएम में। तो सारे फेजेस देखें, 0 हो गया मतलब कहाँ से स्टार्ट करेगा, मीन से। फेज 180 हो गया मतलब मीन से लेकिन अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ जा रहा है। फेज 90 मतलब एक्सट्रीम से। फेज 270 मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम। नेगेटिव एक्सट्रीम से। दे दिया है कि बताओ कहाँ पर है वो, अगर उसका फेज 110 है। तर बताया ना कि 360 के सर्कल्स चेक कर लो कितने हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ 360 प्लस 30। क्या 360 3 टाइम्स से कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, वो वापस से 3 टाइम्स बाद सेम पोजीशन पे आ जाएगा। तो सिर्फ एक्स्ट्रा उसने कितना ट्रेवल किया है, 30 डिग्री। समझ आया। तो इसका मतलब 30 डिग्री मतलब कहाँ पर है, 30 डिग्री मतलब कहाँ पर है, अरे 30 डिग्री कवर मतलब कहाँ पर है, और किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। सो समझ आया, फेज को पूरा लिखना बताया है या नहीं, समझ आया या नहीं है, हाँ sir. ठीक है। तो इसका मतलब उसने 3 ऑसिलेशन कंप्लीट कर दिए, और वो अभी कहाँ पर जा रहा होगा ये। तो ये पूरा लिखना आ गया ना यार पूरा। तो ये एग्जांपल पे ऐसा कुछ डेरिवेशन कभी नहीं आता, हमेशा क्या आता है, क्वेश्चन टाइप। क्लियर। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेक्स्ट, आप लोग बताओ यार, while completing its third oscillation during SHM a particle is at this heading towards mean, बताओ फेज। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने ऑसिलेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो गए, 2 कंप्लीट हो गए, थर्ड वाला चल रहा है। 2 कंप्लीट हो गए मतलब कितना फेज कवर कर लिया, अरे पहला ऑसिलेशन मतलब 2 पाए, तो 2 और कंप्लीट कर लिया, कितने हो गए, 4 पाए कवर कर लिया, प्लस कहां पर है अभी वो, माइनस, और हेडिंग टुवर्ड्स मीन है मतलब किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। √3/2 किसकी वैल्यू है साइन में, 60 डिग्री। और एंगल कहाँ से, एक्सट्रीम से चेक करते हैं क्या, मीन से। मीन से। मीन से 60 डिग्री पर है, मतलब अभी कितना ट्रेवल कर चुका वो, 300 डिग्री कवर कर चुका। तो आंसर आ जाएगा 4 पाई प्लस 300 डिग्री को पाई में कैसे लिखेंगे, 5 पाई बाई 6। क्लियर। सॉरी 5 पाई बाई 3 रहेगा, 5/3 मतलब 60 और 300। ओके, किसी को कोई डाउट। सो इसको और सॉल्व किया तो क्या आंसर आ जाएगा, ऐड किया तो 17/3। और ये सी मतलब होता है रेडियन में, सी मतलब जो है वो रेडियन में।
थीटा ये डिग्री होता है और थीटा सी मतलब होता है रेडियन में। यार बताएं फेज रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? अरे भाई लोग बता दो यार कुछ। क्लियर है। Yes, sir. हाँ Yes, यार मैं sir. बहुत आराम से पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ, अगर तुम लोग ऐसे आंसर नहीं करोगे तो फिर मैं वही स्पीड में कवर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारा कुछ मैंने सिखाया हुआ है, मैं चाहूँ तो तुरंत ऐसे बता सकता हूँ कि यार ये सब सिखाया है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ यार पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन टुवर्ड्स पॉजिटिव। मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ए साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाना है। ए साइन ओमेगा टी का ये बन गया ग्राफ। x इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर वो है और पॉजिटिव स्ट्रीम की तरफ जा रहा है। तो ये आपको पता है ना कि साइन की सारी वैल्यूज क्या होती हैं। ये कितना है 180 डिग्री, ये कितना है 2 पाई, ये कितना है 3 पाई बाय 2 और ये कितना है पाई बाय 2। सारी लोकेशन पर वैल्यूज बता सकते हैं। तो अगर वन ऑसिलेशन का टाइम t है तो ये टाइम कितना हो जाएगा t/4, ये टाइम कितना हो जाएगा t/2। क्लियर? लाइकवाइज अप्रोच कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पर हमने बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, फिर वेलोसिटी कहाँ पर क्या रहेगी, फिर एक्सेलरेशन कैसा रहेगा। तो ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो ये टेबल बहुत ही एक की फैक्टर हो जाती है आपको चेक करने को कि आपको सब पता है या नहीं। इस टेबल को क्रॉस चेक करो, पता चलेगा कि आपको सब पता है कि नहीं। डिफरेंट टाइम विंडो पर दिया है कि पोजीशन कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी है। इस टेबल को आप हायर प्रायोरिटी पे रखें। कभी भी एसएचएम को रिवाइज करें तो इसे चेक कर ले कि कुछ भूल तो नहीं गया, कुछ गलती तो नहीं हो गई। ओके ठीक है। तो यार ये सारे ग्राफ है। ये किसका ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का, ये किसका ग्राफ वेलोसिटी का, ये किसका ग्राफ एक्सेलरेशन का। क्या मैंने ये ग्राफ नहीं बनवाए क्या एक फिगर में? ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, फिर थोड़ा ए ओमेगा से स्टार्ट करके वेलोसिटी का ग्राफ। ओके, फिर उसके बाद साइन, लेकिन कैसा नेगेटिव से साइन, लेकिन नेगेटिव वाला साइन ऐसा। ये क्या आ जाता है एक्सेलरेशन। सबका ग्राफ बनाना बताया या नहीं? Yes, sir. हाँ, उसे बस अलग अलग फिगर में बना दिया है इसमें। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है और ये अपोजिट डायरेक्शन से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्या है ये एक्सेलरेशन। अब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्सट्रीम से। इसका मतलब इक्वेशन उसकी कैसी है कॉस की। ये इक्वेशन किसकी थी ए साइन ओमेगा टी की। तो वी की क्या आ गया था माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सॉरी प्लस ही रहेगा। और ए क्या आ गया था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ये तीन ग्राफ हमने बना दिए थे। पहला ग्राफ क्या था साइन, दूसरा ग्राफ क्या था कॉस और तीसरा ग्राफ क्या था माइनस साइन। ठीक, अगर वो एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी x A cos omega. cos ओमेगा टी। सो v क्या आ जाएगा cos का डिफरेंशिएशन क्या आता है माइनस साइन और फिर उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos। तो क्या क्या आंसर है x क्या क्या बनाएंगे cos। तो देखो cos से स्टार्ट है डिस्प्लेसमेंट। और यार भाई मजाक में मत ले लेना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ग्राफ का आता ही आता है और 2 मार्क के लिए आता है। तो दोनों याद रखने हैं क्या, जब मीन से स्टार्ट हो रहा होगा तब ये रहेगा और सारे ग्राफ्स याद होने चाहिए।
और जब एक्सट्रीम से रहेगा तब ये रहेगा, और सारे ग्राफ्स क्या होंगे, ये होगा माइनस साइन और ये होगा माइनस कॉस। तो देख लेते हैं ग्राफ। पहले ये हुआ कॉस, फिर ये हुआ साइन, लेकिन हमें कैसा चाहिए, v। माइनस साइन। माइनस साइन चाहिए, तो फिर ये नेगेटिव ऑफ साइन शुरू हो गया, और फिर ये होता है कॉस वाला, बट हमें कैसा चाहिए, माइनस कॉस वाला, तो अपोजिट से शुरू हो गया। बताओ यार, ग्राफ्स में किसी को दिक्कत? यार बताएं। ओके, तो यार ये बताओ, कुछ बोर्ड्स में कुछ ज्यादा अलग है क्या, क्या है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, सिर्फ यार लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा राइटिंग स्किल्स लेके आनी पड़ेगी आप लोग को। ओके, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्या, कंपोजिशन ऑफ 2 SHM हैविंग सेम पीरियड एंड सेम पाथ। तो ये यार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कितने में आ जाता है, 3 मार्क में आ जाता है। तो इस चैप्टर से 2 सेक्शन है जहां पे क्वेश्चन किस में आ जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिर्फ ये है कि अगर हम 2 SHM को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो पहली SHM क्या है, A1, A एम्पलीट्यूड है कुछ, और साइन ओमेगा टी, क्लियर। दूसरी SHM है A2 साइन ओमेगा टी। देखो दोनों का मैंने क्या सेम रखा है, ओमेगा, क्योंकि हमें चाहिए कि कंपोजिशन मतलब y1 और y2 को क्या कर दें, मिला दें। ओके, तो यार याद है मैंने y1 y2 को कैसे मिलाया है, कोई बताएगा कैसे मिलाया है, दोनों का क्या ड्रॉ करके, फेजर ड्रॉ करके। फेजर ड्रॉ करके। फाइनल आंसर आएगा a नेट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अल्फा, ठीक। अच्छा, अभी क्या है, ये दोनों साइन नहीं हो सकते ना, दोनों साइन होंगे तो फिर तो हॉरिजॉन्टल ही है ना, तो पक्का दोनों का क्या कुछ अलग होगा, फाई अलग होगा। तो ये हो गया ओमेगा टी प्लस फाई 1 और ये हो गया ओमेगा टी प्लस फाई 2। कोई डाउट क्या? तो इसका मतलब क्या हो जाएगी लोकेशन इनकी, मान लेते हैं पहला वाला ये है, ये कितना है A1, और दूसरा वाला क्या है, कुछ यहाँ पर है, ये क्या है A2। तो पहले वाले का एंगल कितना है फाई 1 और दूसरे वाले का एंगल कितना है फाई 2। तो बताओ आप, जब आप रिजल्टेंट निकालोगे ए नेट तो क्या निकालोगे आंसर, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू cos phi 2 minus phi 1. फाई, पहले लिखेंगे cos फाई, और cos फाई, फाई क्या है, फाई इज चेंज इन फेज, क्या है, और डिफरेंस इन फेज, डिफरेंस इन फेज, और जिसे मैं बोलता हूँ एंगल इन बिटवीन। तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, फाई 2 माइनस फाई 1। कोई डाउट क्या है यहाँ पर? अब सोचो ये क्वेश्चन फिर 3 मार्क का क्यों आएगा अगर ये इतना इजीली हो जाने वाला है। तो बेसिकली आपकी बोर्ड्स के बुक में कौन सा मेथड नहीं एज्यूम करता है, फेजर मेथड नहीं है था। नहीं है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, मैथमेटिकल सॉल्विंग करनी पड़ेगी। अब देखना, बिल्कुल बिल्कुल रैंडम किया हुआ है, आंसर यही लेके आएगा। तो आपको क्या करना है, वो रैंडम लर्न करना है। क्यों क्यों लर्न करना है? उसी से मार्क्स मिलेगा। उसी से मार्क्स मिलेगा यार, 3 मार्क चाहिए अगर तो वही मिलेगा, बट पक्का वो मेथड भूल जाता है, इसलिए क्या याद रखना है, आंसर, क्योंकि रिजल्ट तो यही लेके आना है ना आपको। डन। तो मैं समझाऊं क्या होता है, देखना समझे, मैं फिर से पूरा लिखता नहीं हूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें, समझेंगे सबसे पहले, पहले ये, अच्छा y के जगह क्या लिखा हुआ है, पूरा आपका x लिखा हुआ है,
कोई टेंशन नहीं है, हमने भी इसे क्या कर दिया x। ओके, अब देखना लाइव समझना, पूरा एक्सपेरिमेंट पूरा लिखना पड़ता है आपको खुद से। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या, x1 x2, x1 x2 दिखा या नहीं सबको? अबे बोलते जाओ यार। हाँ सर। मुझे तो कभी कभी लगता है यार, मतलब पक्का यार सब लोग जाग रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है ना, मतलब ओपन करके बस चले गए? है ना सर। अच्छा अच्छा, नो सर। पक्का? यशराज, विश्वराज कहाँ है? यस सर, मैं हूँ। हाँ तुम तो यशराज हो, विश्वराज कहाँ है आज? एक मिनट, सर नहीं है शायद। अच्छा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, महान लोग हैं, इनको तो मैं कल समझता हूँ। चलो पहले देख लेते हैं, कंप्लीट करते हैं जल्दी से, काफी टाइम हो गया। तो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, हमें क्या डिफाइन करना है, दोनों का टोटल। तो देखो लिटरली दोनों की वैल्यू यहाँ पर लिख देनी है, ये लाइन समझ आई? हमने क्या किया, दोनों की वैल्यूज लिख दी। बताएं, ये लाइन समझ आई? x1 और x2 की वैल्यू लिख दी। अब इसे क्या करना है, फॉर्मूले से ब्रेक करना है। कैसे? साइन a प्लस बी। a प्लस बी का फॉर्मूला, तो यार ये तो जानते ही हो ना क्या होता है साइन a प्लस बी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। वेरी गुड यार, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, फॉर्मूला ब्रेक कर दिया। तो ये कर दिया हमने फॉर्मूला ब्रेक, दोनों साइड का करना पड़ेगा। तो मैं भी थोड़ा सा कलरफुल कर लेता हूँ, ये हुआ फर्स्ट हाफ, ये हुआ सेकेंड हाफ, सेम ये हुआ सेकेंड हाफ। ये समझ आया, फॉर्मूला ब्रेक किया, डन। अब देखो जहां पर ओमेगा टी दिख रहा है वो कॉमन ले लिया, तो इस बार मैं टारगेट करूंगा क्या कॉमन लेने वाले हैं हम, यहां से साइन ओमेगा टी, यार ज्यादा कलर हो, ठीक है। क्या क्या कॉमन लिया हमने, साइन ओमेगा टी, ओके। और एक साइड पे क्या दिख रहा है, कॉस कॉस ओमेगा टी, ओके। तो ये दूसरा ले लिया हमने क्या, कॉस ओमेगा टी कॉमन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, हमने यहां से लिया साइन ओमेगा टी कॉमन और एक तरफ से लिया क्या, कॉस ओमेगा टी। इतना समझ आया या नहीं? ये समझ आया कि नहीं, एक तरफ क्या कॉमन लिया, साइन, और एक तरफ लिया कॉस। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमें फाइनल आंसर क्या बनाना है, फाइनल आंसर हमें क्या लेके आना है, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा टाइप का। तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए कि बाहर एक ए नेट लिखा हो और इसका फॉर्मूला क्या ब्रेक होगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा। तो ये समझ आया ना कि यार मैंने आपको डायरेक्टली आंसर बता दिया है कि यार कैसे निकालते हैं, बोर्ड्स में बस वो आंसर आपको निकालने का ट्राई करते रहना है। क्लियर? ओके है? यस सर। डन, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसका मतलब हमारे दो चीजें मिल गई, क्या मिल गई हमें, साइन ओमेगा टी मिल गई और कॉस ओमेगा टी। तो इसका मतलब जो साइन के साथ में लिखा है उसे मैं क्या एज्यूम कर लूं, उसे मैं एज्यूम कर लूं ए कॉस अल्फा, और जो कॉस के साथ लिखा है उसे क्या एज्यूम कर लूं, ए साइन अल्फा। बस समझ गया ना, बोर्ड्स में मजाक करता रहता है, चीजों को क्या कराएगा, एज्यूम कराएगा। तो जो साइन के साथ लिखा है, जो साइन के साथ लिखा है ये, इसे क्या एज्यूम कर लें, ए कॉस अल्फा। ए कॉस अल्फा। और जो कॉस के साथ लिखा हुआ है उसे क्या एज्यूम कर लें, साइन अल्फा। समझ आया? अब हमारा टारगेट क्या है, ये निकाल के लेके आना। तो बताओ पहला स्टेप समझ आया कि नहीं सबको? पहले हमने क्या किया, इसका
फॉर्मूला ब्रेक किया, ये क्या है स्टेप 1। स्टेप 1 समझ आया या नहीं यार? स्टेप 1 समझ आया या नहीं? यस सर। हाँ। स्टेप 2 यस साइन और कॉस को ले लिया कॉमन। अब जो बाकी बचा है उसे हम a cos ओमेगा t और sin ओमेगा t जैसा एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने अल्फा एज्यूम किया है, आपके बुक में क्या लेटर यूज कर लिया है? बताएगा कोई क्या लेटर है ये? दो। और a नेट को क्या मान लिया है? रिजल्टेंट r। तो क्या ये भी, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं। नहीं सर। तो ये एज्यूम किया और ये एज्यूम किया। अब मेरा टारगेट है क्या? अब मेरा टारगेट है r निकालना एंड 2 निकालना। समझ आया ना? तो कैसे निकालते हैं अगर साइन कॉस पता है तो? स्क्वायर करके ऐड। स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो पहले आंसर देखो कि जब हमने रिप्लेस कर दिया तो हमारा आंसर कैसे दिखने लगा? x इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस 2, जो मैंने अल्फा माना था वो दिखने लगा। और अब मुझे अगर चाहिए क्या, वेयर, यहाँ पे लिख सकते हो क्या, वेयर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो स्क्वायर करके ऐड कर दो, ये दोनों का क्या करो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो आपका ये रिजल्टेंट यहाँ पर आ जाएगा। और दोनों को क्या कर दिया, अगर दोनों को अगर डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा फिर? tan अल्फा। तो ये आ गया किसका फॉर्मूला? tan अल्फा का। अब कुछ याद है? स्पेशल केसेस कर लेते हैं। याद है मैंने बताया था कि अगर दोनों वेक्टर अलोंग है, किधर, दोनों फेजर अलोंग है, a1 a2, क्या आंसर आएगा रिजल्टेंट? A1 plus A2। a1 प्लस a2। और इवन a भी सेम है तो आंसर क्या आएगा? 2A। 2a। फेज में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, रिजल्ट भी वही ही रहेगा। स्पेशल केस नंबर 2, अगर उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 90 है, तो ये a है और ये a है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ, हाँ, मतलब मतलब a a रूट रूट 2। 2। और एंगल कितना आ जाएगा? 45। 45 डिग्री। तो ये हो गया फर्स्ट केस स्पेशल केस, ये हो गया सेकंड स्पेशल केस, थर्ड स्पेशल केस। अगर 180 है दोनों का, तो एक ए इधर है और एक के इधर है, क्या आंसर आने वाला है? 0। 0। तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 0। तो बताओ यार भाई, ये समझ आया कि नहीं? पूरा 3 मार्क के लिए आपको ये पूरा डेरिवेशन एकदम लर्न कर लेना है, वेल अप टू डेट। 2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि आपको लगता है कि आप कर लोगे, स्टेप्स याद है, बट 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, तब आप कर पाओगे। क्योंकि इतना ए कॉस साइन दिखने वाला है ना कि थोड़ा सा समझ आता है, ऐसा लगने लगता है, पैनिक आ जाता है कि यार पता नहीं सॉल्व होगा या नहीं। तो जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो कंफर्म सॉल्व होगा। एकदम सिंपल स्टेप्स है या नहीं? क्लियर? सर हाँ, चलो ठीक है, फिर देख लेते हैं। वैसे तो टाइम हो गया है। एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। चलो यार, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? हाँ क्लियर है सर। सबको? हाँ, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। 5.10 तक काफी हो गया है। बट यार एक बार आप लोग रीड करना, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन लिखते कैसे हैं, 1 मार्क क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, 2 मार्क कैसे लिखते हैं। ओके यस सर। ओके, चले आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। हाँ, बाय बाय सर। बाय बाय एवरीवन।